सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ब्रिज डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो अपना लाइव सेशन है स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो डेली मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है वो स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे लाइव सेशन में भाग ले रहे हैं वो इसको एक बार जरूर देखें। जो अग्निवीर सेना भर्ती 2024 के लिए अपन मॉडल टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसमें सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है। जो आपके सामने साइंस वाई एक्सपर्ट सर दिख रहे हैं, संजय जी, मैथमेटिक्स के बाटी जी सर और जीके के सर आपको देख ही पा रहे हैं, सामने खड़ा ही हूँ। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ये पेपर आपका सुबह ऑफलाइन लगा था, ऑफलाइन पेपर का ही ऑनलाइन सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने था, भारत की कौन सी जनजाति बैनेश्वर उत्सव मनाती है? बैनेश्वर उत्सव मनाती है, कौन सी जनजाति बैनेश्वर उत्सव मनाती है? गौड़ जनजाति, मलाई जनजाति, बैगा जनजाति या भील जनजाति? शाबाश, सभी बच्चे जवाब दें कि भारत की कौन सी जनजाति बैनेश्वर उत्सव मनाती है। बैनेश्वर उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? कि गौड़ जनजाति मनाती है या मलाई जनजाति या बैगा जनजाति या भील जनजाति? बैनेश्वर, तो बैनेश्वर जो उत्सव मनाने वाली जो जनजाति है वो है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। ये जनजाति बेणेश्वर धाम में बेणेश्वर धाम में कौन सा उत्सव मनाती है? बेणेश्वर उत्सव मनाती है। और बेणेश्वर धाम कहां पर है? 3 नदियों का जो संगम स्थल है, सोम, माही और जाखम। ठीक है, डूंगरपुर जिले में, राजस्थान में। वहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है और भील जनजाति बेणेश्वर उत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। शाबाश, सभी बच्चे जवाब दें। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? गहरी झील पूछ रहा है आपको कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, मर्द सागर। आपको विश्व की सबसे गहरी पूछ रहा है तो बताना है कि जो सबसे गहरी झील है वो कहां पर स्थित है। देखो, गहरी झील कौन सी है आपकी? बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील है, जो कहां पर स्थित है? साइबेरिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? साइबेरिया में। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील पूछता तो आपका उत्तर क्या हो जाता? टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील कहां पर है? बोलीविया में स्थित है। ठीक है, और बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलीविया की राजधानी लापाज, और लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है जो बोलीविया के पठार पर स्थित है। तो टीटीकाका झील पूछता तो सबसे ऊंची बता देते, आपको सबसे गहरी पूछ रहा है तो बैकाल झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, जहां से नील नदी का उद्गम माना गया है। किसका? नील नदी का। और भूमध्य रेखा है जो 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है कि 73वां संविधान किससे संबंधित है? देखो, आपको यह बताना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, ये किससे संबंधित था? राष्ट्रपति महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं से, पंचायती राज प्रणाली से, चुनाव आयोग से। कि 73वां संविधान संशोधन से क्या किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है, 93 में ये पारित होता है। ठीक है, और 24 अप्रैल के दिन इसको पारित किया जाता है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको पूछ लेता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। शाबाश, सभी बच्चे जवाब दें। भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई भूमध्य रेखा है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, उसको नाम है भूमध्य रेखा। पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। एक 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है रेखा, उसका नाम है मकर रेखा। और एक उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा खींची गई, उसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं 23.5 डिग्री पर दक्षिण में, 23.5 डिग्री पर उत्तर में और 0 डिग्री बीचों बीच। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा का नाम है विषुवत रेखा, भी नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है? भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो गया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा है। ठीक है, और यहां तक 90 अक्षांश उत्तर में है और यहां तक 90 अक्षांश दक्षिण में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किसको बोला गया है? शाबाश, सभी बच्चे जवाब दे कि हजारों झीलों की भूमि थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड और फिनलैंड। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? कि हजारों झीलों की भूमि वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, फिनलैंड है। तो आपको बताना है कि हजारों झीलों की भूमि वाला जो देश है वो फिनलैंड है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहां पर होता है? रबड़ का उत्पादन कहां होता है? थाईलैंड में। ठीक है, विश्व का एकमात्र देश है जो ऐच्छिक मृत्यु को क्या दे रखा है? मान्यता दे रखी है कि ऐच्छिक मृत्यु को प्रावधान है। वो कौन सा देश है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। द हेग में। उसके बाद में आपको पूछ लेता है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। आपका उत्तर क्या हो गया? फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं का उल्लेख है? नगरपालिकाओं का उल्लेख किस भाग में है? भाग 40 क में, भाग 9 क में, भाग 14 क में, भाग 22 में। तो आपको बताना कि नगरपालिकाओं का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? भाग 40 क में, भाग 9 क में, भाग 14 क में और भाग 22 में। जो अपना संविधान है उसमें टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। तो आपको क्या बताना है? कौन सा भाग नगरपालिकाओं को अंकित करता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 9, भाग 9 क। ठीक है, जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। आगे देखो, शाबाश। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? बताइए भाई, किस नदी से है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोमती नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना की बात कर रहे हैं अपन। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश में है ना। और नर्मदा नदी के ऊपर अपना एक जलप्रपात स्थित है जिसका क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी के किनारे पर जबलपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर? जबलपुर शहर स्थित है। गोदावरी नदी को
गोदावरी नदी को क्या बोला गया है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, सबसे बूढ़ी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? गोदावरी को। अगला क्वेश्चन बताइए, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? कौन सी नदी? कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात महाराष्ट्र, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल ओडिशा। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? बता दीजिए भाई कि कावेरी नदी कौन से दो राज्यों के बीच में है? बताना। कावेरी नदी का उद्गम कहां से माना गया है? कावेरी नदी है जो कर्नाटक का कौन सा जिला है? कुर्ग जिला है, वहां से निकलती है। कौन से घाट से? पश्चिमी घाट से। ठीक है, उसके बाद में कर्नाटक से केरल से तमिलनाडु होती हुई कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसी जाती है ना, 3 राज्यों में जाती है। तो कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच में है? आपको ये पूछना चाह रहा है। तो ये कौन से राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखो, सहारा मरुस्थल महाद्वीप में है। अरे कि सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और सहारा मरुस्थल में कौन सी झील स्थित है? चाड झील है, जो जिसके कितने देशों की सीमा लगती है? 11 देशों की सीमा लगती है। 11 देशों की सीमा लगती है अफ्रीका महाद्वीप में। वो कौन सा महाद्वीप है? ये देख लो, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो सहारा मरुस्थल आपको बता देना है कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। आपको लोकेशन पूछता है तो उत्तरी अफ्रीका बताना है। उत्तरी अफ्रीका कि सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, बताइए भाई, निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को, ग्रेट वियर झील को, करदा झील को, लिंकवरर झील को। कि पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा गया है। तो इसका सिंपल सा कि विश्व की आपको सबसे गहरी झील का नाम बताना था, और आपका उत्तर क्या हो जाता? और आपका उत्तर क्या हो जाता? बैकाल झील। जो इस शब्द को पकड़ लिया था उसका उत्तर सही है। ठीक है, साइबेरिया, जिसकी साइबेरिया समझ में आ रहा था उसका उत्तर बिल्कुल सही है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखना, बताना भाई, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, महावीराचार्य ने। कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लिखा है? तो आपको जवाब देना था क्या? भास्कराचार्य। जिन्होंने भास्कराचार्य जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल सही है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ भास्कराचार्य का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह और राम जसपाल सिंह। तो आपको बताना कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? भाई हॉकी का जादूगर कौन है? हॉकी का जादूगर कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने ही अपनी आत्मकथा गोल। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 किलो बाइट बराबर होता है? 1 किलो बाइट के भी बराबर होता है?
1024 MB, 1024 GB, 512 बाइट, 1024 बाइट। बता दीजिए कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, बताओ 1 किलोबाइट में क्या होता है? 1024 बाइट होते हैं। पाठी जी आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गए और आप पढ़ते पढ़ते नहीं थके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नए संसद भवन का आकार, नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन जो अभी बना है उसका आकार कैसा है? जवाब चाहिए, हंसे मत। नए संसद भवन का आकार कैसा है? पतंगाकार, त्रिभुजाकार, षटकोणीय और या आयताकार। जो पुराना संसद भवन था उसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान था, अंग्रेजी के यू अक्षर के समान था। अब जो नया संसद भवन बना है उसका आकार कैसा है? कैसा है? शाबाश, कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार है। इस भवन का कंस्ट्रक्शन करवाने का काम टाटा कंपनी को दिया गया था और टाटा कंपनी ने त्रिभुजाकार आकृति में नया संसद भवन तैयार करके दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंबोर, पेरिया। बता दीजिए कि एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो आपको बता देना कि देखो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गेंडे के लिए, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। कच्छ का रण कौन से राज्य में है? गुजरात में, गुजरात। एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? कच्छ का रण गुजरात। रणथंबोर कहां पर है? राजस्थान में, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार कहां पर है? केरल में। पेरियार कहां पर है? केरल में। तो इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप खुद कर लीजिए। 15 क्वेश्चन जीके के थे। ठीक है, उससे पता लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। और कॉन्फिडेंट नहीं होना है और आपको सही तरीके से जवाब देना है। रोज एक पेपर होगा, सुबह 8 से 9 ऑफलाइन, उसका सॉल्यूशन शाम को 7 से 8। ठीक है, आगे मैं साइंस के क्वेश्चन के लिए अपने जो साइंस के एक्सपर्ट है संजय जी सर, उनको बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर। थैंक यू राकेश जी। देखिए आगे, देखिए साइंस के नेक्स्ट जो सेशन है अपना, साइंस का पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बना होता है। क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बना होता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी। दीजिए आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेरिब्रम। ये क्या होता है? ये होता है जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम। ठीक है भाई, लेकिन हमारा आंसर अब क्या होगा? सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है। मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है, ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी है कान।
ईयर। दीजिए भाई आंसर। किस रोग का संबंध किससे है? अपने ब्रेन से है, हार्ट से है, किडनी से है या ईयर से है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किडनी। कौन सा होगा? किडनी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन तो आता ही है बार बार। ईईजी, एक होता है ईसीजी। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है आईज और ऑप्शन डी है स्टोमच। हिंदी में लिख दो इसको। इसको बोलते हैं हृदय, इसको बोलते हैं मस्तिष्क और इसको बोलते हैं आंख और स्टोमच को बोलते हैं आपका पेट। तो आंसर दीजिए कौन सा होगा? देखो बेटा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका उपयोग किसमें होता है? किसकी गतिविधि में? हृदय की में। और ईईजी को अगर पूछे तो क्या आएगा? हार्ट। ओ सॉरी, इसका कौन सा आएगा? इसका आएगा ब्रेन। कौन सा आएगा? ब्रेन आएगा इसका। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन बी ब्रेन। और ईईजी का पूछे तो हृदय, ईसीजी का। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशियों को इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स। क्या बोलते हैं? मसल्स। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन ए है ओसिन, ऑप्शन बी है एक्टिन व मायोसिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन और ऑप्शन डी है हिपेरिन। हिपेरिन तो होगा नहीं, क्योंकि हिपेरिन तो क्या होता है बेटा? अरे किस में से निकलता है हिपेरिन? क्या होता है हिपेरिन? अरे प्लाज्मा में बनता है। किस में बनता है? प्लाज्मा में हिपेरिन। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का वृक्क होता है बेटा किडनी का। किडनी है इसका। अच्छा वो मस्तिष्क है, इसमें किडनी आएगा। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए है ओसिन, ऑप्शन बी है मायोसिन व एक्टिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन और ऑप्शन डी है हिपेरिन। मैंने एक वर्ड बताया था, जहां हिप वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? हिप। हिप आते ही अपने को क्या याद आना चाहिए? अरे क्या याद आना चाहिए? लीवर। तो हिपेरिन का तो संबंध किससे है? लीवर से है। ठीक है, यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये मांसपेशियों, मसल की कर रहा है। तो क्या होता है बताइए? ये पूछ रहा है कि निर्माण करने वाली, कि मांसपेशियों का निर्माण। ये नहीं पूछ रहा कि प्रोटीन पाया जाता है उसमें, पहले निर्माण होता है, निर्माण करने वाली प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्लोबिन होगा। क्या होगा बेटा? ग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, पढ़ा है ना? लेकिन ग्लोबिन इसका क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है बेटा? निर्माण करने वाली है। 20वां क्वेश्चन है, देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है? किसका अध्ययन? अस्थियां। और अस्थियों को क्या बोलते हैं बेटा? हड्डियां। क्या बोलते हैं? हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है? देखिए बेटा, पहले ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रियोलॉजी, नहीं होता, कार्डियोलॉजी होता है। क्या होता है बेटा? तो हटा के लिख लेना, कार्डियोलॉजी। क्या होता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है बेटा, कार्डियोलॉजी। ऑप्शन सी है ऑर्थोलॉजी और ऑप्शन 4 है अपना कौन? मायोलॉजी या सर्कोलॉजी। देखो, माइकोलॉजी, माई का समझ रखा है, किसका होता है? कवक का। किसका होता है बेटा? कवक। कवक को क्या बोलते हैं? फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद। ऑर्थोलॉजी, अरे हम ऑर्थो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उड़नोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। क्या पढ़ेंगे? पक्षियों का अध्ययन। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी किसका कहलाता है बेटा? हृदय का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है?
ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर किसका कहलाता है? अरे ओलेरी कहते हैं ना, जब सब्जी बेचने वाला रहता है, ओ भाभी लेरी, क्या लेरी? सब्जी लेरी। तो सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। क्या कहलाता है? अरे सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। तो बेटा इसका क्या आएगा? ऑस्ट्रियोलॉजी। क्या आएगा? ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब के तंतु का गर्म होना, विद्युत बल्ब के तंतु का गर्म होना क्या कहलाता है भाई? क्या होता है? नंबर ऑप्शन ए है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल, फिजिकल चेंजमेंट या भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन सी है निश्चित कह नहीं सकते, और ऑप्शन डी आपका नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जय माता दी, कोई नहीं, या जय माता दी। बताइए कौन सा होगा? विद्युत बल्ब के तंतु का गर्म होना क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है? ये निश्चित कह नहीं सकते हम, होता भी है नहीं होता, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए विद्युत बल्ब के तंतु का, सबसे पहले तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन को प्रत्येक बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है? डब्लू। क्या होता है? डब्लू होता है। इस चीज को है, इसका गलनांक भी पूछा होता है, उच्च होता है या लो होता है? अधिक होता है, कम होता है? अधिक होता है। कितना होता है बेटा? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर बी। कौन सा? भौतिक है परिवर्तन। ठीक है भाई, सूर्य से पृथ्वी की सतह तक, सूर्य से पृथ्वी की सतह तक उष्मा का संचरण किस विधि के माध्यम से होता है, या किस विधि द्वारा होता है? देखो बेटा, ये हमारा क्या है? सन, सूर्य, और ये क्या है? हमारी अर्थ। अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी। सबसे पहले तो डिस्टेंस कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, है या नहीं है? अब बेटा बताओ, सूर्य का प्रकाश आएगा, आएगा या नहीं? किस माध्यम से आएगा? टाइम कितना लेता है? सबसे पहले टाइम पूछ लो बेटा। वैसे तो लिख रखा है एनसीईआरटी में 500 मिनट। कितना लिख रखा है? 500 मिनट। अब बच्चा कंफ्यूज, 500 मिनट हमने पढ़ा 8 मिनट 17 सेकंड दे रखा था, लेकिन एनसीईआरटी ने अब कितना दे रखा है? 8 मिनट 20, सॉरी मिनट नहीं है, सेकंड। 500 सेकंड कितना है बेटा? 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। अब जोड़ लो, 8 से 1 मिनट में कितने सेकंड है? अरे 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। और मिनट कितने हैं? 8। 8 सिंगे 480 में 20 जोड़ो, कितनी हो गई? 500 सेकंड हो गई। कोई दिक्कत? तो 500 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, अब बेटा आ रहा है ऊपर से, किरणें आ रही है, आ रही है ना? तो किसके माध्यम से आ रही है? विकिरण के माध्यम से आ रही है। आ रही है या नहीं? तो ऑप्शन ए है विकिरण विधि, ऑप्शन बी है उत्सर्जन विधि, ऑप्शन सी है विखंडन विधि, और ऑप्शन डी है संलयन विधि। मैंने अभी बताया किसके माध्यम से आ रही है? विकिरण के माध्यम से आ रही है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, विकिरण की विधि। ठीक है बेटा, लगाते जाना, आंसर कितने सही होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था, विराम अथवा गति की अवस्था का विरोध करती है, उसके इस गुण को क्या कहते हैं? देखो बेटा, न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। किसका नियम है? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। कितने नियम है बेटा? 3। कितने नियम है? 3। पहला नियम है कौन सा? जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। आंसर यही से मिल गया, विराम अथवा गति की अवस्था का विरोध करेगी। तो हमारा कौन सा आएगा इसमें? पहला नियम का दो रखा, लेकिन पहले ही नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। लेकिन जड़त्व का नियम दिया किसने? किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। किसने दिया? गैलीलियो ने। तो जड़त्व इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, दूसरा नियम क्या कहता है? पापा बराबर मम्मा, अरे फादर इक्वल टू मां होता है ना।
F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण का ही गुणनफल क्या कहलाता है बेटा? अरे द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या कहलाता है? बल। क्या कहलाता है बेटा? बल। कभी ये मत कहते ना पापा इक्वल टू मम्मी होता है, ठीक है, वो तो एक पढ़ाने का तरीका है। तीसरा क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। अरे दूसरा एक होता है ना संवेग संरक्षण का सिद्धांत आड़ा, ठीक है बेटा, P बराबर mv, P बराबर mv, वो बीच में आता है, उसको बताएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है गति का? एक्शन रिएक्शन। वो कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन, किसी ने एक चाटा लगाया तुरंत दूसरा टेक दिया उसके, ठीक है, आगे वाले के लगाया हमने धीरे और उसने लगाया तेज, होता है ना, पहले टीचर पढ़ाते थे करते थे, ले भाई खड़ा हो, तू इसके लगा तू इसके, तो कहते पहले तू मार ले बाद में मैं मारूंगा, ठीक है ना, फुल प्रेशर में। तो एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। सर समझाओ इसको, क्रिया प्रतिक्रिया। देखो बेटा क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? आप सड़क पे चल रहे हो ना बेटा, चलना ही कौन सा है? तीसरा नियम है। सर कैसे है चलना तीसरा नियम? आप आगे की तरफ जा रहे हो लेकिन धक्का कहां लगा रहे हो? पीछे की तरफ लगा रहे हो ना, तो बंदूक से गोली चलना, तैरना, अपनी डेली रूटीन के नियम देखो ना, तैरते हो आप आगे की तरफ जाते हो लेकिन पानी कहां आता है? पीछे की तरफ आता है। नाव के किनारे खड़े होके कूदते हैं हम तो आगे की तरफ जाते हैं लेकिन नाव पे धक्का कहां लगता है? पीछे की तरफ। बंदूक से गोली चलना, गोली तो आगे की तरफ जाती है लेकिन बंदूक पे धक्का कैसे लगता है? पीछे की तरफ लगता है। कौन सा नियम है? तीसरा। कहने का अर्थ है विपरीत दिशा में, अपोजिट कार्य, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? अरे रेडियो एक्टिव पढ़ा है क्या? रेडियो एक्टिवता। तो ऑप्शन ए है ओटो हन ने, ऑप्शन बी है हेनरी ने, ऑप्शन सी है सांडी ने, और ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी ने। बताइए भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैडम क्यूरी। अब मेरे को बताओ मैडम क्यूरी आदमी था या लेडीज थी? बताइए भाई। अच्छा जिसके आगे मैडम लग जाए वो लेडीज हो जाती है। अब बताओ, सुमन नाम का आदमी भी होता है और लेडीज भी होती है, होता है ना? तो किसी ने कहा सुमन, तो तुम क्या सोचोगे? चुप के, तो बोला चल तू शीतल के साथ कुश्ती लड़ ले, बोला ठीक है मैं शीतल के साथ लड़, तो नाम के पीछे मत जाया करो। नेक्स्ट देखो बेटा, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा व जस्ता, तांबा व टिन, जस्ता व टिन, लोहा व तांबा। देखो बेटा कांसा को हम क्या बोलते हैं? तांबा। क्या बोलते हैं? एक तरह से तांबा, ओ सॉरी तांबा नहीं बोलते इसको, पित्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पित्तल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांसा को हम बोलते हैं पित्तल। एक वर्ड पढ़ा होगा पिताजी, पिताजी, पी से पित्तल, ता से तांबा और जी से जस्ता। याद रहेगा या नहीं? दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? पित्तल का। कई जगह जिंक भी बढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भी ट्रिक वहां भी काम करती है उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखिए, सभी दीजिए इसका आंसर एक साथ देंगे सभी। पेड़ पौधों का भोजन बनाने में प्रयुक्त गैस होती है बेटा, भोजन बना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आपको कई बार बताया है कि भोजन जब बनाते, एक तो श्वसन की क्रिया होती है, मैंने कहा था कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कौन सी करते हैं? O2। कौन सी करते हैं श्वसन में? O2 करते हैं। श्वसन में कौन सी करते हैं? O2। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? भोजन बनाने में। तो भोजन बनाने में कौन सी करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी करेंगे? CO2। देख लो बेटा, एक बार मैं बना देता हूं इसका चित्र। नीचे से क्या जाएगा बेटा? तो पानी जाएगा, नीचे से क्या जाता है? पानी, और ऊपर से क्या आते हैं? CO2 आती है। फिर इनसे क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6। अरे मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको, दो बताई थी ना, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। सरल अणु का जटिल अणु में टूटना कौन सी कहलाती है? एनाबोलिक। और जटिल का सरल में टूटना कैटाबोलिक। कौन सी कहलाती है? कैटाबोलिक कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, जल की सतह पर तैरने वाली धातु कौन सी है? देखो भाई, आप देखते हो, आप कहते हो मैं पानी में आंच लगा दूंगा, कहते हो ना, वो पानी में आंच नहीं लगती है। देखना कभी भी जादूगर होते हैं पानी में आंच लगाते हैं ना,
ऐसे नहीं लगती हो, वो सोडियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? सोडियम धातु। इसको किस में रखते हैं सोडियम को, Na को? कैरोसिन के तेल में। कैरोसिन के तेल में। सर क्यों रखते हैं? बेटा ये O2 के संपर्क में आते ही क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए पानी की सतह पर क्या करती है? ये तैरती है। लिथियम क्या है? लिथियम हल्की धातु है। कैसी धातु है बेटा? हल्की धातु है, याद रहेगी। ठीक है। एल्यूमिनियम प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम क्या होता है? नंबर 28, एक मात्र। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना बेटा, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होती है धातु और एक होती है अधातु, और एक और होती है बेटा उपधातु। एक कौन सी होती है? उपधातु होती है ना, उपधातु। पर धातु क्या होती है? धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। क्लियर बेटा? धातु विद्युत की चालक होती है, लेकिन अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, ये विद्युत की क्या नहीं होती बेटा? चालक नहीं होती। क्या होती है? कुचालक होती है। सर कुचालक का एक दो वर्ड बताओ ना। ठीक है बेटा, सुन, नमक देखा है? अरे आयोडीन नमक है ना, उसमें क्या है? अधातु है बेटा, लेकिन वो अधातु होते हुए भी अपवाद है। सर नमक में तो करंट बहता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बहता, लेकिन उसमें चमक है। उसमें क्या है बेटा? चमक है। अगर चमक का पूछे तो आयोडीन आएगा। क्या आएगा? आयोडीन। इसने क्या पूछा है? एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है। एक तो होता है चालक, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है बेटा सुचालक। एक क्या होता है? सुचालक। कितने बच्चे हैं जिनको नहीं पता तीनों में अंतर? बताइए, कितने को नहीं पता है ये तीनों चीजें? इनमें अंतर क्या है? देखो बेटा, चालक चल चला चल चल, मतलब उसमें अच्छी तरह से करंट फ्लो होगा। गुड कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। कुचालक, अरे कपूत पैदा हो गया हमारे घर में, हो गया ना, कपूत मतलब किसी काम का नहीं है। कुचालक मतलब उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, धारा बहेगी नहीं। जैसे डायमंड, विद्युत का क्या है? कुचालक है, धारा फ्लो नहीं होती है। सर सुचालक, धारा तो फ्लो होगी लेकिन रुक रुक के होगी। कैसे होगी? रुक रुक के। ठीक है बेटा, तीनों में ही अंतर है। तो इसने क्या पूछा है? सुचालक। अब देखो, आयोडीन, आयोडीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु। सर ब्रोमीन तो मैंने नाम सुना है, सुना है ना। एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर। द्रव अवस्था में पाई जाती है बेटा। किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। किस पर? कमरे के ताप पर। सर धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? अरे Hg, पारा। पारा धातु है, लेकिन ब्रोमीन अधातु है। हीरा, हीरा धातु है अधातु है? अरे हीरा, अरे हीरा तो जेवराती चीज है, लेकिन ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या है बेटा? कुचालक है। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, धातु भी नहीं आता है हीरा, इस चीज का ध्यान रखना। तो फिर सर बच क्या गया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है तो अधातु, है तो क्या? अधातु, लेकिन विद्युत का क्या है? ये सुचालक है। याद रहेगा? चलो भाई नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमर। नेचुरल रबर। पहले बात तो रबर किससे प्राप्त होता है? क्षीर से। किससे प्राप्त होता है बेटा? क्षीर से। अगर इसे कठोर बनाना है, क्या बनाना है? कठोर, तो क्या मिलाएंगे इसमें? सल्फर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सल्फर मिला देंगे। हार्ड हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है नियोप्रीन, दूसरा है आइसोप्रीन, तीसरा है रियोन, और चौथा है नाइलॉन। अरे नाइलॉन 60 पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? नाइलॉन कक्षा 10 का है, ये कक्षा 10 में है, 9वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं कि नाइलॉन 66, टेरिलॉन पढ़ते हैं ना, पॉलीथीन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा आइसोप्रीन। कौन सा होगा? आइसोप्रीन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ ही गया लास्ट में ये पर्सन भी है। लैब में जाते हैं ना, केमिस्ट्री लैब में है, जब ये पूछा है, बोलो बदबू आई, बोलो कैसी? बोलो सड़े अंडे जैसी। सर ये सड़ा हुआ अंडे जैसी कैसी आती है? अंडा तो अंडा ही होता है। अब देखिए यहां आएगी सड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सड़े अंडों जैसी गंध वाली गैस होती है, कौन सी होती है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है? ऐसी गैस होती है जैसे लाफिंग गैस, हंसाने वाली। हाउसफुल मूवी देखी है? अरे हाउसफुल देखना, उसमें अक्षय कुमार वगैरह बात करता है, हा 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 हंसता है, उसके आगे हंसता है ना, तो हंसाने वाली है। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। याद रखना कौन सी है? N2O। बड़ी बड़ी टंकियां होती है, बनाते हैं ना, अभी पीएम योजना के तहत आई है ना, जल
नल सबके घर, है ना बेटा, हर घर नल, है ना। तो उसमें क्या है कि बड़ी टंकी बना दी गांव के बाहर, उसे सप्लाई होगी फ्री में पानी। सर उस टंकी को साफ कौन करेंगे? एक आदमी को अंदर डाल देंगे लटका के, सफाई होगी? कभी नहीं होगी ऐसे। तो सर क्या करेंगे, आज से कुछ टाइम पहले अभी भी डालते हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी जो टंकियां लगी हुई हैं इनकी सफाई हर रोज थोड़ी हो पाएगी अपने से, उसमें डालते हैं लाल दवा। क्या डालते हैं बेटा? लाल दवा। क्वेश्चन पूछा गया था लाल दवा का सूत्र क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है बेटा? पोटेशियम, KMnO4, पोटेशियम है परमैंगनेट। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? फोटोग्राफी प्लेट में कौन सा सूत्र बताइए? फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड का जी। अरे वाह यार, पढ़ते हो तुम तो, फिर तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसका ऑप्शन पहला है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी है ओजोन गैस, ओजोन पैराबैंगनी किरणों वाली वो तो ओजोन लेयर है, वहीं से आती है ओजोन गैस। तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन है हमारे पास। गोला भरो प्रतियोगिता में जिसने गोला सही भरा, जिसका निशान फिक्स छिद्र पे टिका, वही है। तो अपने को 4 ऑप्शन होंगे ऐसे। अब 4 में से हमारे को लगाना है ऑप्शन, टिक भरना है कि हमें कौन सा भरना है, ये वाला भरना है या ये वाला भरना है या ये वाला भरना है या ये। तो भाई गोलो ब्रो प्रतियोगिता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कि सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस होती है मस्टर्ड गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो लगा लेना, जिसने टेस्ट किया था उसका, इसका होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। H2S होता है इसका सूत्र। ठीक है भाई, तो ये आज का हमारा सेशन था साइंस का। तो 15 क्वेश्चन थे, आपने किए। तो इसी तरह जो बच्चा रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, अच्छा आज हमारा 31वां टेस्ट पेपर था ये। ऐसे ही जब तक एग्जाम नहीं होगा रेगुलर टेस्ट पेपर चलेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।